हेलो दोस्तों, मैं रघु सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जनरली बिगिनर्स के सामने प्रॉब्लम आती है कि ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें। इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं क्योंकि पैसा बनाना है, पर इन्वेस्ट करें किसमें। अब अगर इसके लिए हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो वो बोलेंगे कि मैंने तो इसमें किया है और मेरे एक रिलेटिव ने पिछले साल इसी स्टॉक से 35% मुनाफा कमाया है, तो तू भी इसी में इन्वेस्ट कर दे। और ऐसा करने के बाद जब आपका पोर्टफोलियो माइनस में जाने लगेगा तब आप बेटर जानते हो कि क्या होता है। मैंने भी बहुत गालियां दी हैं अपने दोस्तों को इसी चक्कर में, और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद सीखूंगा इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक सेलेक्ट करना। क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं होगा कि मैंने एक स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया है, तब तक मैं अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को क्यों इन्वेस्ट करूं। इसलिए मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि आप अपने लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें। जब आप अपने लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से एक स्टॉक सिलेक्ट करोगे तब आपको उस स्टॉक की सारी अच्छाइयां और बुराइयां पता होंगी। इसके बाद अगर फ्यूचर में उस स्टॉक की प्राइस अगर गिरती भी है तब आपको पता होगा कि अभी तो उसकी प्राइस गिर रही है, पर फ्यूचर में इसकी प्राइस उठना कंफर्म है। और ये नॉलेज आपको उस टाइम स्टॉक को सेल और होल्ड करने के डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी किसी का बताने से स्टॉक सेलेक्ट मत करो, हमेशा खुद से रिसर्च करके स्टॉक सेलेक्ट करो। क्योंकि किसी के बताने से आप स्टॉक तो सेलेक्ट कर लोगे, पर उस स्टॉक को कब तक होल्ड करना है और कब उसको सेल करना है उसका डिसीजन आप नहीं ले पाओगे। और अगर इस बीच में आपकी उस दोस्त या रिश्तेदार से बोलचाल बंद हो गई तब आप फंस जाओगे, क्योंकि उसी के दम पर आपने शेयर मार्केट में दहाड़ मारने का प्लान बनाया था। इसलिए ये जरूरी है कि आप खुद अपने दम पर शेयर मार्केट में दहाड़ो। मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें 9 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स बताई थी, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि शेयर मार्केट में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखना, जिससे आप वो गलती ना करो जो औरों ने करी थी और अपनी मेहनत की कमाई को बचा सको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो वापस इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्टॉक का एनालिसिस करना, जिसमें बहुत सारे रेशियोज हैं और उनका यूज करके हम अपने लिए एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। घबराना नहीं, जब मैं सीख गया हूं तो आप भी सीख सकते हो। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे रेशियोज को आपको चेक कहां पे करना है। इसलिए आप पहले रेशियोज को जान लो कि ये कौन कौन से होते हैं और इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। मैं आपको 15 इंपॉर्टेंट रेशियोज बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इन 15 रेशियोज को 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। जिसमें पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दूसरा है ग्रोथ मैट्रिक्स, तीसरा है लीवरेज रेशियो, चौथा है वैल्यूएशन रेशियो और पांचवा है लिक्विडिटी रेशियो। इसलिए पहले बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पर, क्योंकि जब कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होगा जिस कंपनी का आपने स्टॉक सेलेक्ट किया है, तो उस कंपनी का स्टॉक लेने से आपको कैसे प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए इस चीज को पहले समझो कि जब उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। कभी कभी लॉस भी होता है, पर यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको एक स्टॉक में कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को चेक करना चाहिए, जो कि बहुत सारे होते हैं। पर यहाँ पर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 6 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में बात करेंगे। बाकियों में अपना दिमाग नहीं मानना, कुछ और रेशियोज हैं जिन पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वरना दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, क्योंकि मेरे भी पक गई थी। इसलिए आराम से और डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि पैसा मेहनत से कमाया जाता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में कभी जल्दबाजी मत करना। हमारा पहला रेशियो ईपीएस है, यानी कि अर्निंग पर शेयर। दोस्तों, ईपीएस बहुत सिंपल और यूजफुल रेशियो है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कंपनी अपने एक शेयर पर कितनी अर्निंग कर रही है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। मान लो कोई कंपनी है जिसने 200 करोड़ रुपए कमाए हैं एक साल में और उसका टोटल शेयर्स 20 करोड़ हैं। अब इस कंडीशन में उसकी एक शेयर पर यानी कि अर्निंग पर रेशियो होगा 10 रुपए। तो इससे आप ये जान सकते हैं कि कंपनी अपने एक शेयर पर कितनी अर्निंग कर रही है। और यहाँ पर ये कंपनी अपने एक शेयर पर 10 रुपए अर्निंग कर रही है। दोस्तों, अब आप सिर्फ इसी बेसिस पर ये डिसाइड मत कर लेना कि जिसकी अर्निंग ज्यादा है वो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के शेयर की प्राइस भी इंपॉर्टेंट है। मान लो एक कंपनी के शेयर की प्राइस 200 रुपए है और वो एक शेयर पर 10 रुपए कमा के दे रही है, जबकि दूसरी कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपए है और वो भी हमें 10 रुपए कमा कर दे रही है। तो हमें शेयर की प्राइस से भी इसको कंपेयर करना होता है। इसके लिए लास्ट में मैं आपको वैल्यूएशन वाले रेशियोज बताऊंगा, उसमें हम करना सीखेंगे। आप टेंशन मत लो, लास्ट में मैं आपको सारे रेशियो ऑनलाइन चेक करना बताऊंगा। आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, जिससे आपको अगर उस वेबसाइट पर कुछ भी गड़बड़ लगती है तो आप खुद से क्रॉस चेक कर सको। अब हमारा दूसरा रेशियो है डीपीआर, डिविडेंड पे आउट रेशियो। दोस्तों, कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो डिविडेंड भी देती हैं। ये रेशियो आपको इन्फॉर्म करता है कि कंपनी अपनी अर्निंग का कितना % डिविडेंड की फॉर्म में देती है। इसे निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिविडेंड डिवाइड बाई नेट इनकम। क्योंकि हमें इसका रिजल्ट परसेंटेज की फॉर्म में चाहिए, इसलिए इंटू 100। तो अब मान लेते हैं कि कंपनी ने 200 करोड़ का डिविडेंड दिया है
बट उसने पूरी साल में 2000 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो 200 करोड़ डिवाइड बाई 2000 करोड़ इंटू 100, यानी कि कंपनी का जो डीपीआर है वो 10% है। एक हेल्दी डीपीआर 30 से 50% तक माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि 50% से ऊपर डिविडेंड देने वाली कंपनी अनसस्टेनेबल हो सकती है। ज्यादातर लोग इस पर डिस्कस करने से बचते हैं, लेकिन अगर कंपनी अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा डिविडेंड दे देगी तो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ पर भी इसका फर्क पड़ेगा। पर यह कंपनी की हेल्थ का भी इंडिकेटर होता है। ज्यादा डिविडेंड देना मार्केट में कंपनी के शेयर की डिमांड को भी बढ़ाता है। अगर कंपनी लगातार एक अच्छा डिविडेंड दे रही है तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। कभी कभी शेयर की डिमांड बढ़ाने के लिए भी कंपनियां ज्यादा डिविडेंड दे देती हैं, इसलिए कंपनी की कुंडली खोलना बहुत जरूरी है। अब हमारा जो तीसरा रेशियो है वो ओपीएम है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ओपीएम से हम जान सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है उसके ऊपर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है। मतलब कंपनी जो भी माल बना के बेच रही है, जैसे बेडशीट, मोबाइल, टीवी, टायर, जो भी हो, उसे बनाने में जो खर्चा आया था उसे हटाने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचता है। इसे निकालने का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाई रेवेन्यू इंटू 100। 100 यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म के लिए है। यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए कंपनी के रेवेन्यू में से उसके एक्सपेंस को घटाना होगा। तो ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो मान लो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 200 करोड़ रुपए, और वो सामान बनाने में कंपनी का जो खर्च हुआ वो हुआ 170 करोड़ रुपए। इस हिसाब से कंपनी का जो ऑपरेटिंग इनकम निकल कर आया वो आया 30 करोड़ रुपए। अब यहाँ से हम अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करते हैं तो ऑपरेटिंग इनकम 30 करोड़ डिवाइड बाई रेवेन्यू 200 करोड़ इंटू 100, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आया 15%। तो अब आप देखो कि एक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 15%, और दूसरी एक कंपनी है सेम सेक्टर और सेम कैटेगरी की, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 30%। तो ये देखकर आप जज कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर है। अब हमारा चौथा रेशियो है एनपीएम, यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में सिर्फ इतना अंतर है कि ओपीएम में कंपनी का उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्चा आया था हमने सिर्फ उसे हटाया था, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए कंपनी के जो बाकी के खर्चे होते हैं वो भी हटाने पड़ते हैं। जैसे कंपनी को जो टैक्सेस पे करने होते हैं, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना होता है, वो सब इसमें हटाना पड़ता है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई रेवेन्यू इंटू 100। अब मान लेते हैं कि कंपनी ने माल बेचकर 150 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, और माल बनाने में कंपनी का 100 करोड़ रुपए का खर्चा आया, और उसके ऊपर कंपनी को 20 करोड़ रुपए का टैक्स पे करना पड़ा। तो अब उसका टोटल एक्सपेंस हो गया 120 करोड़ रुपए। तो इस कंडीशन में उसका नेट प्रॉफिट हुआ 30 करोड़ रुपए। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिए नेट प्रॉफिट 30 करोड़ रुपए डिवाइड बाई टोटल रेवेन्यू 150 करोड़ रुपए इंटू 100, जो कि निकल कर आया 20%। और इससे भी आपको कंपनी की एबिलिटी का पता चलता है कि कंपनी टोटल रेवेन्यू में से कितना प्रॉफिट निकल पा रही है। तो शेयर लेने के बाद आपको भी तभी फायदा होगा जब कंपनी को अपने बिजनेस में फायदा होगा। अब हमारा फिफ्थ रेशियो है आरओई, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी ने ऑलरेडी जो अपने शेयर होल्डर्स को शेयर बेच रखे हैं, मतलब जो कंपनी की इक्विटी कैपिटल है, उसके ऊपर कंपनी कितने रिटर्न जनरेट कर रही है। तो आरओई निकालने का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। 100 यहाँ पर भी परसेंटेज की फॉर्म के लिए यूज किया गया है। तो मान लो अगर किसी कंपनी की शेयर होल्डर इक्विटी 200 करोड़ रुपए है और उसका जो एनुअल प्रॉफिट है वो 20 करोड़ रुपए है, तो इस सिचुएशन में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी होगा वो बनेगा 10%, और ये कम माना जाता है। एक अच्छी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 15% से ऊपर होना चाहिए, और अगर 20% से ज्यादा है तो फिर सोने पर सुहागा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का 6th और लास्ट रेशियो है आरओसीई, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों, जब कोई कंपनी बिजनेस करती है तो वो शेयर होल्डर से पैसा तो लेती ही है, साथ में बैंक से लोन भी लेती है, मतलब उसके ऊपर डेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी जानना जरूरी बन जाता है कि कंपनी ने जो टोटल पैसा अपने बिजनेस में लगा रखा है उसके ऊपर वो कितना परसेंटेज का रिटर्न जनरेट कर रही है, मतलब जो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर कितना रिटर्न निकल रहा है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एबिट, मतलब अर्निंग बिफोर इनकम इन टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी कैपिटल और डेट दोनों का पैसा आएगा, और एबिट में कंपनी ने जो सेल की है उसमें से सिर्फ खर्चों को हटाया जाता है, इंटरेस्ट और टैक्स को घटाया नहीं जाता है। अब मान लो कंपनी का जो एबिट है वो 15 करोड़ रुपए है, और कंपनी ने जो टोटल कैपिटल लगाई है वो 210 करोड़ रुपए है, जिसमें लोन और इक्विटी दोनों इंक्लूडेड है, और ये नंबर भी हमें परसेंटेज की टर्म्स में चाहिए। तो ऐसे में रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है 7.14%, जो कि कम है। अभी तो कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना है अपनी डेट के ऊपर, तो आरओसीई भी कम से कम 15% तो होना ही चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, और 20% से ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है। आप घबराओ मत,
इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे रेशियो आप वन शॉट में देख सकते हैं बिना कोई गुणा भाग किए। मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेशियो क्या होता है और इसका क्या काम होता है। दोस्तों, अब तक हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखे थे और हमें अब तक ये पता चल चुका है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा होना चाहिए और कंपनी की जो सेल है वो भी बढ़ रही होनी चाहिए। वो एक जगह या फिर एक नंबर पर आकर रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब सेल नहीं बढ़ेगी तो कंपनी के शेयर की प्राइस भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए जब भी आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, आपको इन दोनों मैट्रिक्स को चेक करना है। तो पहले सेल्स ग्रोथ को समझते हैं। मान लो कि एक कंपनी ने लास्ट ईयर 200 करोड़ का माल बेचा और इस साल कंपनी ने 250 करोड़ का माल बेचा है, तो मतलब सीधा है कंपनी की सेल 25% बढ़ गई। अब इसके अपोजिट सेम सेक्टर और सेम कैटेगरी की दूसरी कंपनी है जिसने लास्ट ईयर 200 करोड़ का माल बेचा और इस साल कंपनी ने 170 करोड़ रुपए का माल बेचा है, मतलब कंपनी की सेल 15% कम हो गई है, मतलब कंपनी की सेल डिक्लाइन है। और हमको हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसकी सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हो रही हो। और सेल्स ग्रोथ एक साल की नहीं देखनी, क्योंकि एक साल के लिए तो कंपनी डिस्काउंट और स्कीम्स देके अपनी सेल्स बढ़ा सकती है। हमको चेक करना है कि लास्ट 3 और 5 ईयर्स में कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी होनी चाहिए। इसके साथ ये भी चेक करो कि कंपनी के करंट क्वार्टर के हिसाब से लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी की सेल बढ़ी है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी सेल्स ग्रोथ के रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए लास्ट क्वार्टर में कुछ डिस्काउंट और स्कीम निकालकर सेल बढ़ा रही हो। अगर सेल्स ग्रोथ क्वार्टर वाइज लगातार बढ़ रही है तो कंपनी अच्छी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, सेल्स तो कंपनी डिस्काउंट और स्कीम देकर भी बढ़ा सकती है। इसलिए सेल्स ग्रोथ चेक करने के साथ साथ कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ चेक करना भी जरूरी हो जाता है। अगर कुछ भी तिगड़म लगाकर कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ाई है तो उसका असर उसकी प्रॉफिट ग्रोथ पर जरूर दिखेगा। यानी कंपनी की सेल्स के साथ साथ उसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा होना चाहिए। और ये भी आपको सिर्फ एक साल का नहीं देखना, 3 से 5 साल का देखना है। और इसके साथ साथ ईयर बाय ईयर क्वार्टरली कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ चेक करना है। जैसे कि इस साल के सेकंड क्वार्टर को आपको लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर से कंपेयर करना है। अब आप ग्रोथ मैट्रिक्स तो समझ गए, लेकिन मान लो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है। ऐसे में कंपनी जितना कमाएगी वो सब बैंक को इंटरेस्ट देने में चला जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ पर यह देखना भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए, और अगर उसके ऊपर कुछ कर्जा है भी तो कंपनी कितनी आसानी से उसका इंटरेस्ट बैंक को पे कर सकती है। तो इसे चेक करने के लिए 2 रेशियोज होते हैं जो लीवरेज रेशियोज के अंडर में आते हैं। इसमें सबसे पहले वाला रेशियो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के पास इक्विटी मतलब शेयर होल्डर से जो पैसा आया है उसके कंपेयर में कितना उसके ऊपर कर्ज है। आपको इतना तो पता है कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन जो उस कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल है उसके ऊपर उसे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। इसलिए ये माना जाता है कि कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल ज्यादा होना चाहिए डेब्ट के कंपैरिजन में। तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है डेट टू इक्विटी इज इक्वल टू टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो मान लो कंपनी के ऊपर 100 करोड़ रुपए का डेट है और इक्विटी से कंपनी के पास 200 करोड़ रुपए आया है, तो इस हिसाब से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो होगा 0.5 और ये एक अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो है। लेकिन अगर एक से ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो होगा तो ये थोड़ा रिस्की माना जाता है। मैं हमेशा ऐसी कंपनी के स्टॉक्स प्रेफर करता हूँ जिनके ऊपर ज्यादा कर्जा ना हो, क्योंकि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और ज्यादा डेट होना कंपनी के लिए रिस्की भी होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारी कैलकुलेशंस देख के आप ज्यादा टेंशन मत लो। लास्ट में ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां पे आप ये सारी चीजें वन शॉट में क्रॉस चेक कर सकते हो। पहले आप सारे रेशियोज, उनके बेनिफिट्स और कैलकुलेशन समझ लो, फिर 2 मिनट में ये सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर चेक करके आप अपने लिए स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इससे पता चलता है कि कंपनी कितना इजीली अपनी इंटरेस्ट लायबिलिटी को पे कर सकती है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो मान लो एक कंपनी को हर साल बैंक को 200 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे करना होता है और कंपनी की जो ऑपरेटिंग इनकम है वो भी 200 करोड़ रुपए ही है। तो यहाँ पर जो कंपनी कमा रही है वो सारा का सारा इंटरेस्ट में दे रही है। इसलिए जनरली ये माना जाता है कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 3 से ज्यादा हो तो बहुत सही है। इससे हम ये मान सकते हैं कि कंपनी के पास जितना भी लोन है वो आसानी से पे कर सकती है। आज की डेट में कंपनी के ऊपर कर्जा होना नॉर्मल है, क्योंकि बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी कर्जा लेती है। पर दोस्तों, ऐसे में आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। आपको एक स्टॉक को सही वैल्यूएशन में खरीदना भी बहुत जरूरी है। अब अगर कोई स्टॉक महंगा मिल रहा है या फिर 10,000 रुपए का मिल रहा है तो वो महंगा है या फिर सस्ता, इसे पता लगाने के लिए हमें कुछ रेशियोज का यूज करना पड़ता है। इसमें हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रेशियो है पीई रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस रेशियो से हमको ये पता चलता है कि कंपनी के शेयर की जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है, मतलब एक शेयर पर कंपनी कितना कमा रही है उसके प्राइस के अकॉर्डिंग। इसे निकालने का फॉर्मूला होता है पीई रेशियो इज इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं और शेयर प्राइस के बारे में आपको पहले ही पता है कि कंपनी की शेयर की प्राइस को ही शेयर प्राइस कहते हैं। तो मान लो एक शेयर की प्राइस है 200 रुपए और उसका अर्निंग पर शेयर है 20 रुपए, तो इस हिसाब से उसका
उसका पीई रेशियो है 10 रुपए। तो अब एक कंपनी आपके सामने है जिसका पीई रेशियो 10 है और दूसरी कंपनी का पीई रेशियो 15 है। तो इसका मतलब है कि आप एक कंपनी में 10 रुपए इन्वेस्ट करके 1 रुपया कमाएंगे, जबकि दूसरी कंपनी में आप 15 रुपए इन्वेस्ट करके 1 रुपया कमाएंगे। तो इस हिसाब से जो कंपनी कम पैसा लेकर आपको 1 रुपया दे रही है वो ज्यादा बेटर है, और ये चीज आपको पीई रेशियो से पता चलती है। इन सभी रेशियोज को चेक करते हुए आप एक बात ध्यान रखना कि जब भी दो कंपनीज को आप कंपेयर करें तो वो सेम सेक्टर और सेम फील्ड की होनी चाहिए। मतलब एफएमसीजी को एफएमसीजी से और आईटी को आईटी से ही कंपेयर करें। ये नहीं कि आप एफएमसीजी को आईटी से कंपेयर करने लग जाएं। अब हमारा जो नेक्स्ट रेशियो है वो है पीबी रेशियो, मतलब प्राइस टू बुक रेशियो। अब मान लो कि कोई कंपनी है जिसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसके पास बहुत ज्यादा एसेट्स हैं इस तरह के, और उसके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज भी हैं। तो इस तरह के केस में पीबी रेशियो का यूज किया जाता है वैल्यूएशन के लिए, और ये बहुत ज्यादा सही रहता है। तो पीबी रेशियो निकालने के लिए हमको कंपनी के शेयर प्राइस से उसकी बुक वैल्यू पर शेयर को डिवाइड करना होता है। यहाँ पर बुक वैल्यू का मतलब है कि कंपनी के जो भी एसेट्स और प्रॉपर्टीज है, अगर उन सभी को बेच दिया जाए और उस अमाउंट से कंपनी पर जो भी लोन और लायबिलिटीज है उन सभी को पे कर दिया जाए, तो इसके बाद कंपनी के पास जो भी पैसा बचेगा उसको बुक वैल्यू कहा जाता है। मतलब बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और उसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो पीवी रेशियो की वैल्यू हमारे सामने निकल आती है। और इसकी वैल्यू जितनी कम हो ये उतना ही अच्छा माना जाता है, और कम होने का मतलब है कि कंपनी हमको उतनी ही सस्ती मिल रही है। अब हमारा अगला रेशियो पीईजी रेशियो है, मतलब प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। अब मान लो एक कंपनी है जिसका पीई रेशियो 20% और दूसरी एक और कंपनी है सेम सेक्टर और सेम कैटेगरी की जिसका पीई रेशियो है 10%। अब इस कंडीशन में मैंने आपको पहले बताया था कि जिस कंपनी का पीई रेशियो कम है वो बेटर है, बट हम यहाँ पर एक चीज मिस कर रहे हैं, वो है उस कंपनी की ग्रोथ। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मान लो जिस कंपनी का पीई रेशियो 20 है उसकी ग्रोथ है 55% की, यानी कि इसका प्रॉफिट 55% के रेट से ग्रो कर रहा है। इसके अपोजिट जिस कंपनी का पीई रेशियो 10 है उसका प्रॉफिट 10% के रेट से ग्रो कर रहा है। इस कंडीशन में जो कंपनी 55% के रेट से ग्रो कर रही है उसी में आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ये जानने के लिए हम पीईजी रेशियो का यूज करेंगे। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है पीईजी रेशियो इज इक्वल टू पीई रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ रेट। अब मान लीजिए एक कंपनी का पीई रेशियो है 20% और उसका ग्रोथ रेट भी 20% है, तो उसका पीईजी रेशियो बनेगा 1%। और दूसरी सेम सेक्टर की कंपनी का पीई रेशियो 20% है और उसका ग्रोथ रेट 40% है, तो उसका पीईजी रेशियो बनेगा 0.5%। अब इसमें भी पीईजी रेशियो जितना कम हो उतना बेटर माना जाता है। हमारा अगला रेशियो है पीएस रेशियो, मतलब प्राइस टू सेल रेशियो। मान लो एक कंपनी है जो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो जाएगी और आप अभी से उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में जब कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो आप उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं निकाल सकते और आप उसका पीईजी रेशियो भी नहीं निकाल सकते। तो ऐसे में आप उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे? इसलिए इस कंडीशन में यूज किया जाता है प्राइस टू सेल रेशियो का, और इसे निकालने का फॉर्मूला होता है प्राइस टू सेल रेशियो इज इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइड बाय सेल्स पर शेयर। तो शेयर प्राइस तो आपको पता ही होगी, और सेल्स पर शेयर निकालने के लिए आपको देखना होगा कि कंपनी की सेल्स कितनी है और उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना होगा। तो मान लीजिए कंपनी की 200 करोड़ की सेल है और उसके 2 करोड़ शेयर हैं, तो इस कंडीशन में उसका सेल्स पर शेयर निकलेगा 100 रुपीज। अब अगर इस कंडीशन में उस कंपनी के शेयर की प्राइस 400 रुपए चल रही है तो उसका प्राइस टू सेल्स रेशियो निकल कर आएगा 4 रुपीज, और अगर उस शेयर की प्राइस 500 रुपए चल रही है तो उसका प्राइस टू सेल्स रेशियो निकल कर आएगा 5 रुपीज। तो दोस्तों पीएस रेशियो भी जितना कम हो उतना बेटर माना जाता है। यहाँ पर 4 वाली कंपनी 5 वाली से बेटर है। अब हमारा जो लास्ट रेशियो है वो है करंट रेशियो, और करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो में आता है। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के ऊपर जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं उनको क्या वो अपनी शॉर्ट टर्म एसेट से पे कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को अपनी शॉर्ट टर्म एसेट से पे नहीं कर सकती तो कंपनी के बैंकक्रप्ट होने के बहुत ज्यादा चांस है। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो मान लो कंपनी के पास 400 करोड़ के एसेट्स हैं और 200 करोड़ की लायबिलिटीज है, तो इस हिसाब से इसका करंट रेशियो होगा 2, मतलब कंपनी आसानी से अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकती है। अब अगर दूसरी कंपनी के पास 100 करोड़ के एसेट्स हैं और 400 करोड़ की लायबिलिटीज हैं, तो इसका जो करंट रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 0.5। अब इस कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है, तो इस कंडीशन में कंपनी का बैंकक्रप्ट होने के चांसेस होते हैं। अगर कंपनी का करंट रेशियो 1 से कम है तो ये खतरे की घंटी है, और अगर 2 से ज्यादा है तो ये बेटर माना जाता है। तो दोस्तों अब हमने बहुत सारे रेशियो समझ लिए, और जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था ये सारे रेशियो आप एक ही प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए इनको चेक करते हैं। तो इसके लिए वेबसाइट पर जाना है screener.in। इसको मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी स्टॉक का रेशियो देखना है तो आपको उस स्टॉक का नाम यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि मैं टाटा मोटर्स का देखता हूँ तो मैं टाटा मोटर्स लिखकर एंटर करूंगा तो उसके सारे रेशियोज यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जैसे इसका पी रेशियो सबसे पहले है, फिर ROCE, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, बुक वैल्यू, ROE, OPM, PEG, EPS। इसके अलावा अगर आपको कोई भी रेशियो देखना है
तो आप यहाँ पर लिख के सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं प्राइस टू सेल्स रेशियो ऐड करता हूँ तो यहाँ पर ये इसका प्राइस टू सेल्स रेशियो ऐड हो गया। अब मैं इसका करंट रेशियो ऐड करता हूँ तो यहाँ पे इसका करंट रेशियो भी आ गया। तो यहाँ पर आपको जो भी रेशियो ऐड करना है वो यहाँ पर लिख के आप सर्च कर सकते हो तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट दिख जाएंगे, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। एंड आपको यहाँ पे कंपनी की पीएल स्टेटमेंट भी दिख जाएगी और पिछले सालों की आपको कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ दोनों देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।